बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ऑरल कैविटी को डिस्कस करेंगे। ऑरल कैविटी जो कि जीआईटी का फर्स्ट पार्ट है। माउथ जिस कैविटी में ओपन होता है इसको हम ऑरल कैविटी कहते हैं। ऑरल कैविटी को हम बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। चूँकि ऑरल कैविटी एक कैविटी है, so it is surrounded by the lips, cheeks, tongue and palate. cheeks इस ऑरल कैविटी की लेटरल साइड्स बिल्ड कर रही होती हैं। टंग ऑरल कैविटी की फ्लोर बनाती है और पैलेट ऑरल कैविटी का रूफ बनाता है। क्योंकि पैलेट ऑरल कैविटी की रूफ फॉर्म करता है, इसलिए पैलेट 2 पोर्शंस में डिवाइडेड है। पैलेट का एक्सटीरियर या इंटीरियर पोर्शन हार्ड होता है, जिसको हम हार्ड पैलेट कहते हैं, जबकि इसका पोस्टीरियर पार्ट सॉफ्ट होता है, जिसको हम सॉफ्ट पैलेट के नाम से जानते हैं। हार्ड पैलेट या इंटीरियर पोर्शन पैलेट का नेज़ल पैसेजवे को ऑरल कैविटी से सेपरेट करता है। बाज़ बच्चों में आपने देखा होगा बाय बर्थ ये पैलेट कंप्लीटली बिल्डअप नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से यहाँ पर ओपनिंग रह जाती है, जिसको हम क्लेफ्ट पैलेट के नाम से जानते हैं। पैलेट का पोस्टीरियर पार्ट जो कि सॉफ्ट होता है, इसको अगर आप अपनी ज़ुबान को पीछे की तरफ रोल करते हुए पैलेट को टच करते लेकर जाएं तो इंटीरियर पार्ट आपको हार्ड मिलेगा, और जैसे ही आप अपनी टंग पीछे पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ ऑरल कैविटी को टच करेंगे तो वहाँ पर एक एक्सटेंशन हैंग हुई आपको नज़र आती है, जिसको हम यूवला के नाम से जानते हैं। ये यूवला ही है जो कि आपकी साउंड प्रोडक्शन में अपनी वाइब्रेशन के ज़रिए रोल प्ले करता है। इसके अलावा स्नोरिंग में भी इस सॉफ्ट पैलेट या यूवला का रोल होता है। स्नोरिंग के दौरान ये वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। टंग जो कि ऑरल कैविटी की बेस या फ्लोर बनाती है, बेसिकली टंग एक स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल हम इसे क्यों कहते हैं? बिकॉज ये एक एंड पर, पोस्टीरियर एंड पर स्केलेटन के साथ अटैच होती है और एंटीरियर एंड इसका फ्री होता है। टंग के ऊपर बेशुमार रफ प्रोजेक्शंस पाई जाती हैं। इन रफ प्रोजेक्शंस को हम पेपिलाई के नाम से जानते हैं। इन पेपिलाई के अंदर टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं, जिनके ज़रिए से हम अपनी खाई जाने वाली फूड का टेस्ट डिस्टिंग्विश करते हैं। वो पेपिलाई जिनमें टेस्ट बड्स मौजूद नहीं होते, जो विदाउट टेस्ट बड होते हैं, वो ज़ुबान पर फ्रिक्शन कॉज करने के लिए मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से फूड को हैंडल करने में ड्यूरिंग द च्यूइंग हेल्प मिलती है। ये फ्रिक्शन ही है टंग के पेपिलाई की, जिसकी वजह से फूड अच्छे तरीके से ऑरल कैविटी के अंदर रोल की जाती है और इसका एक बॉलस बनाने में मदद मिल रही होती है। इसके अलावा ऑरल कैविटी में 3 पेयर्स ऑफ स्लिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। चूंकि 3 पेयर्स हैं तो टोटल ये 6 ग्लैंड्स होते हैं। ये 3 स्लिवरी ग्लैंड्स पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड
और सबमैंडिबुलर ग्लैंड हैं। सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड की बात कर लेते हैं। पैरोटिड ग्लैंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स पाया जाता है, यानी कान के इन फ्रंट पर, दोनों साइड्स पर कानों के इन फ्रंट पर मौजूद होता है। इस पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन की वजह से मम्प्स हो जाते हैं। जो आपने देखा होगा, बाज़ लोगों में मम्प्स की वजह से स्वेलिंग हो जाती है ईयर्स के पास, वो इन्हीं पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन की वजह से हो रही होती है। दूसरे नंबर पर सबलिंगुअल ग्लैंड्स आ जाते हैं। सबलिंगुअल, लिंगुअल से आपको पता लग रहा है टंग की बात हो रही है। सबलिंगुअल मीन्स बिलो द टंग। दिस पेयर ऑफ सिलिवरी ग्लैंड इज फाउंड बिलो द टंग। इसके बाद थर्ड पेयर सिलिवरी ग्लैंड का सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं। मैंडिबुलर जॉ को कहा जाता है, क्योंकि ये ग्लैंड का पेयर बिलो दी जॉ होता है, इसलिए इसको हम सबमैंडिबुलर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। सिलिवरी ग्लैंड्स का काम स्लाइवा सेक्रेट करना होता है। अब एक डायग्राम के ज़रिए इनकी पोजीशन मैं आपको दिखाती हूँ, ताकि आपको इनकी लोकेशन जो है वो समझ आ जाए। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये तीनों ग्लैंड्स आपको नजर आएंगे। सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड, जो कि इन फ्रंट ऑफ द ईयर मौजूद है। इसके बाद सबलिंगुअल ग्लैंड्स, जो कि बिलो द टंग, ये टंग है, टंग के नीचे ये सबलिंगुअल ग्लैंड आपको दिखाई दे रही हैं। इसके बाद सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, जो कि बिहाइंड द जॉ, आपको ये जॉ बोन आपकी है और इसके बिहाइंड द जॉ बोन ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड पाए जा रही हैं। टंग, जिसका हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, इसकी भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें आपको ये टंग आपको दिखाई गई है, ये इसके ऊपर आपको पेपिलाई नज़र आ रही हैं, जिनमें टेस्ट बड्स मौजूद हैं, और टंग के डिफरेंट पार्ट डिफरेंट टेस्ट को डिस्टिंग्विश करते हैं। टंग का फ्रंट हिस्सा स्वीट टेस्ट के लिए होता है, जबकि टंग की लेटरल साइड्स पर साल्ट और सॉर टेस्ट आइडेंटिफाई किया जाता है, जबकि टंग की बैक बिटर टेस्ट के लिए को डिस्टिंग्विश करने के लिए है। जबकि जो अपर साइड टंग की है, वहाँ पर जो टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं, उनका काम उमामी टेस्ट, जो कि मीट लाइक या चीज़ लाइक टेस्ट है, टोमेटो की तरह का, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इस तरह से टंग के डिफरेंट पार्ट्स पर आपने डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट बड्स को देखा। टंग चूंकि बैक साइड पर बोन के साथ अटैच है और फ्रंट इसकी फ्री है, तो जो भी मसल स्केलेटल बोन के साथ अटैच होगा उनको हम स्केलेटल मसल्स का नाम देते हैं। इस तरह से हमारी टंग भी एक स्केलेटल मसल है। अब हम टीथ की बात कर लेते हैं। ओरल कैविटी में टीथ भी मौजूद होते हैं, जो कि डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओरल कैविटी के अंदर 4 टाइप्स के टीथ्स मौजूद होते हैं। सबसे पहले इंसाइजर्स आ जाते हैं। इसके बाद केनाइन्स हैं, फिर प्री मोलर्स एंड देन मोलर्स। इनकी पोजीशन
किस तरह से ये ओरल कैविटी में मौजूद हैं, मैं एक डायग्राम के ज़रिए से आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। इस डायग्राम के ज़रिए हम ओरल कैविटी को समझने की कोशिश करते हैं। ये ओरल कैविटी है जो आपको नज़र आ रही है। माउथ इसकी ओपनिंग के तौर पर काम कर रहा है। ये लिप्स हैं, ये अपर लिप है और ये लोअर लिप है। ओरल कैविटी की रूफ पैलेट से फॉर्म हुई होती है। ये एंटीरियर पार्ट हार्ड पैलेट है, जबकि ये पोस्टीरियर पार्ट जो है ये सॉफ्ट पैलेट है। यहीं पर एक प्रोजेक्शन जिसको हम वल्वा कहते हैं वो मौजूद है। दिस वन जो स्नोरिंग प्रोड्यूस कर रही होती है। ये टंग है जो कि ओरल कैविटी के फ्लोर को बना रही है, और ये चीक्स जो ओरल कैविटी की लेटरल साइड्स बिल्डअप कर रही हैं। टंग के ऊपर पेपिलाई मौजूद होते हैं जिनके बारे में हमने जिक्र कर लिया है। ये टीथ्स हैं जो कि च्यूइंग या मेस्टिकेशन का काम करते हैं फूड की, जो ओरल कैविटी में डाली जाती है। ये इंसाइजर्स हैं, ये वाला और ये। अगर हम एक साइड की बात करते हैं तो 2 इंसाइजर्स आपको फ्रंट पर नज़र आते हैं। अपर भी आप देखें तो ये इंसाइजर्स हैं, और इसी तरह दूसरी साइड पर ये दोनों इंसाइजर्स हैं। इंसाइजर्स के बाद अगले टीथ, ये एक टीथ जो पॉइंटेड फॉर्म में होता है, ऊपर की तरफ भी अगर देखें तो ये पॉइंटेड वाला टीथ ये केनाइन कहलाता है। केनाइन 1 होता है हर साइड पर। इसके बाद ये 2 प्रीमोलर्स आते हैं, ये ब्रॉडर होते हैं, ये मेस्टिकेशन में रोल प्ले करते हैं। जब हम मैकेनिकल डाइजेशन ओरल कैविटी में पढ़ेंगे तो इन्हीं टीथ का रोल हम वहाँ देखेंगे। इसके बाद ये मोलर्स हैं जिनका नंबर 3 होता है। इस तरह से इंसाइजर्स आपको 2 दिखाई दिए, केनाइन 1, प्रीमोलर्स 2 और मोलर्स 3 मौजूद होते हैं। यही टीथ फार्मूला कहलाता है। इसके बाद हम डाइजेशन जो ओरल कैविटी में हो रही है उसकी बात करते हैं। 2 तरह की डाइजेशन ओरल कैविटी के अंदर होती है, एक मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरी केमिकल डाइजेशन। सबसे पहले हम मैकेनिकल या फिजिकल डाइजेशन की बात कर लेते हैं। बेसिकली फिजिकल डाइजेशन का मतलब होता है फूड को जो कि एक नवाले की शक्ल में हम मुंह के ज़रिए ओरल कैविटी में एंटर करते हैं, उसको छोटे पीसेस में डिवाइड करने को हम मैकेनिकल डाइजेशन का या च्यूइंग का नाम देते हैं। च्यूइंग फूड की को पीस कर स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर देती है। च्यूइंग का मेन पर्पस सेलुलोज ऑफ द स्टार्च कवरिंग को डिस्ट्रॉय करना होता है। इसके अलावा च्यूइंग डाइजेस्टिव प्रोसेस की एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है। च्यूइंग का दूसरा नाम मेस्टिकेशन है, जो कि टीथ के ज़रिए से की जाती है। अभी आपको जो मैंने मोलर और प्रीमोलर्स दिखाए, ये मेस्टिकेशन का रोल या च्यूइंग का रोल ही ओरल कैविटी में परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से फूड स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है, और स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट होने पर फूड का सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से उस पर एंजाइम एक्शन जो कि फूड की केमिकल डाइजेशन के लिए ज़रूरी है
वो आसानी से हो जाता है। आप इस तरह से समझें जैसे ये फूड का बड़ा पीस है, ये ओरल कैविटी में एंटर किया गया, वहाँ पर इस पीस को च्यूइंग या मैस्टिकेशन के अमल के ज़रिए छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया जाए। इस तरह से ये छोटे पीसेस हों, इनमें कन्वर्ट कर दिया जाए तो इससे इस का सरफेस एरिया राइज हो जाएगा, जिसकी वजह से एंजाइम इजीली इन स्मॉलर पीसेस में एब्जॉर्ब होकर इनको डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करेंगे। अब हम केमिकल डाइजेशन की बात कर लेते हैं। केमिकल डाइजेशन ओरल कैविटी में होने वाला दूसरा प्रोसेस है जो कि मैकेनिकल के बाद परफॉर्म हो रहा है। केमिकल डाइजेशन जो ओरल कैविटी में होती है वो पार्शियल या इनकम्प्लीट होती है, इसलिए इसको माइनर भी कहा जाता है। ओरल कैविटी में 2 एंजाइम्स सेक्रीट होते हैं जो कि केमिकल डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। एक का नाम स्लिवरी अमाइलेज है और दूसरा लिंगुअल लाइपेज है। जो स्लाइवा ओरल कैविटी में स्लिवरी ग्लैंड सेक्रीट करते हैं उनके अंदर स्लिवरी अमाइलेज मौजूद होता है। अब हम स्लिवरी अमाइलेज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या काम परफॉर्म करता है और किस तरह से फूड की डाइजेशन करता है। पार्शियल डाइजेशन ओरल कैविटी के अंदर करता है। स्लिवरी अमाइलेज को हम टाइलन या अल्फा अमाइलेज का नाम भी देते हैं, जो कि इसका दूसरा नाम है। ये स्लाइवा के वाटरी पोर्शन में पाया जाता है या वाटरी पार्ट में मौजूद एंजाइम है। इट इज केमिकली आइडेंटिकल टू दी पेंक्रियाटिक अमाइलेज। पेंक्रियाज भी एक एंजाइम जिसको हम अमाइलेज एंजाइम कहते हैं सेक्रेट करता है, जिसको हम पेंक्रियाटिक अमाइलेज कहते हैं। जो स्लिवरी अमाइलेज या टाइलन है ये पेंक्रियाटिक अमाइलेज से ही केमिकली आइडेंटिकल होता है और ये भी स्टार्च को डाइजेस्ट करता है पेंक्रियाटिक अमाइलेज की तरह। स्टार्च में पाए जाने वाले कोवलेंट बॉन्ड्स को ये स्लिवरी अमाइलेज ब्रेक करता है और इनको माल्टोज, स्टार्च को माल्टोज, माल्टोट्राइयोज एंड आल्सो आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट करता है। माल्टोज आप पहले भी जानते हैं, 2 ग्लूकोज यूनिट्स जब आपस में यूनाइट करते हैं तो माल्टोज बनता है। जब 2 ग्लूकोज यूनिट अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के ज़रिए से आपस में जुड़े हों तो आपके पास माल्टोज हासिल होता है। स्टार्च बेसिकली एक पॉलीसेकेराइड होता है और माल्टोज ओलिगोसेकेराइड होता है। स्टार्च टेस्टलेस है बिकॉज पॉलीसेकेराइड्स टेस्टलेस होते हैं, लेकिन जब आप स्टार्च को अपने माउथ के अंदर च्यू करते हैं तो उसके नतीजे में ये पार्शियल डाइजेशन के ज़रिए माल्टोज में कन्वर्ट होता जाता है। माल्टोज चूंकि ओलिगोसेकेराइड है और ओलिगोसेकेराइड स्वीट इन टेस्ट होते हैं तो इसीलिए जितना ज़्यादा आप अपनी फूड को च्यू करते हैं तो उसमें मौजूद स्टार्चेस माल्टोज में पार्शियल डाइजेशन के ज़रिए कन्वर्ट होकर माल्टोज में बदलते जाते हैं और आपको अपनी फूड का टेस्ट आता चला जाता है। स्टार्च आफ्टर डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन माल्टोज के अलावा माल्टोट्राइयोज में भी कन्वर्ट होते हैं, ब्रेकडाउन होता है इनका। माल्टोट्राइयोज नाम से ही पता लग रहा है, ट्राइओज यानी 3 ग्लूकोज यूनिट। माल्टोज में 2 ग्लूकोज यूनिट आपस में लिंक हुए थे, लेकिन माल्टोट्राइयोज में 3 ग्लूकोज यूनिट्स आपस में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के ज़रिए से ही जुड़े होते हैं, इसलिए इसको हम माल्टोट्राइयोज का नाम देते हैं। तीसरी प्रोडक्ट जो आफ्टर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च
ओरल कैविटी में बनती है वो आइसोमाल्टोज है। आइसोमाल्टोज भी माल्टोज की तरह ही होता है, फ़र्क सिर्फ ये है कि माल्टोज के अंदर 2 ग्लूकोज यूनिट्स आपस में 1,4 ग्लाइकोसिडिक अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए अटैच थे, लेकिन आइसोमाल्टोज में 2 ग्लूकोज यूनिट आपस में अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए जुड़े होते हैं, लिंक होते हैं, जिसके वजह से इसको आइसोमाल्टोज का नाम दिया जाता है। इस तरह से स्टार्च को ओरल कैविटी के अंदर कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं किया जाता। कंप्लीट डाइजेशन के नतीजे में स्टार्च ने ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है, बल्कि यहाँ पर स्टार्च को पार्शल या इनकम्प्लीट डाइजेस्ट किया जाता है और डाइजेस्ट इनकम्प्लीट या पार्शली डाइजेस्ट किया जाता है और माल्टोज, माल्टोट्राइयोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है। अब हम लिंगुअल लाइपेज की बात करेंगे, जो कि दूसरा एंजाइम है ओरल कैविटी में रिलीज होने वाला। लिंगुअल लाइपेज, टंग नाम से ही पता लग रहा है, लिंगुअल, लिंगुअल मीन टंग, टंग से रिलीज होता है, टंग प्रोड्यूस करता है इस एंजाइम को। ये एंजाइम लाइपेज एंजाइम है जो कि लिपिड्स की डाइजेशन करेगा, पार्शियल डाइजेशन। लिंगुअल लाइपेज हाइड्रोलाइजेज दी ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड एस्टर बॉन्ड जो कि फैट के अंदर पाया जाने वाला बॉन्ड है, उसको कन्वर्ट करता है इनटू द डाई एसाइल ग्लिसरॉल एंड मोनो एसाइल ग्लिसरॉल। यहाँ पर भी फैट की कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो रही। फैट आफ्टर द कंप्लीट डाइजेशन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, लेकिन लिंगुअल लाइपेज इसको, जो कि फैट्स जो कि ट्राई एसाइल ग्लिसराइड्स होते हैं, इनको डाई एसाइल ग्लिसरॉल्स और मोनो एसाइल ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट करता है, जो कि फैट की पार्शियल डाइजेशन है। आफ्टर द डाइजेशन जो फूड मुंह के अंदर मौजूद होती है, पार्शियल डाइजेशन, जो फूड मुंह के अंदर मौजूद होती है वो एक ओवल मास की फॉर्म अडॉप्ट कर लेती है, जिसको हम बोलस का नाम देते हैं। अब ये बोलस, जिसमें कि पार्शियल डाइजेशन हो चुकी है फूड की, स्टार्चेस की और लिपिड्स की, इसको ये इस काबिल हो चुका है कि इसको आगे स्वेलो किया जा सके। इसको यहाँ तक ओरल कैविटी में होने वाला काम सारा वॉलंटरली हो रहा था, लेकिन जब ये बोलस स्वेलो होकर एसोफिगस में चला जाएगा तब इसकी मूवमेंट इनवॉलंटरी होना शुरू हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको ओरल कैविटी की स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन और उसमें होने वाली डाइजेशन, जो कि पार्शियल डाइजेशन है, समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी बोलस को, जिसको कि स्वेलो कर लिया गया है, उस स्वेलिंग के प्रोसेस को और किस तरह से ये आगे जीआईटी में मूव करेगा उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि पेरिस्टालिसिस मूवमेंट है। इसके साथ ही हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।